कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 3 धारा विद्युत। आज हम इसमें 3 अंक के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसका देखते हैं क्या है। ये प्रश्न है, अनुगमन वेग या इसी को अपवाह वेग कहते हैं, इसे किसे कहते हैं, इसका धारा से संबंध स्थापित करिए। इस तरह से क्वेश्चन है। तो अनुगमन वेग क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के कारण धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निश्चित दिशा में औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो देखिए, जहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तो इनके औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। तो चलिए फिर से परिभाषा इसी के हिसाब से देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निश्चित दिशा में औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अब इसका हमको संबंध निकालना है, अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध। तो सबसे पहले ये चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये चित्र इस तरह से बना हुआ है। तो इस चित्र में यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये जो बना है ये इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये वाला जो भाग है ये इसका क्या कहलाया? परिच्छेद का क्षेत्रफल। और ये जो ऐसे लंबा लंबा ये जो बना है ये इस तरह का, ये इसका आई जैसे दिख रहा है, ये आई नहीं है, ये चालक की क्या हो गई? लंबाई हो गई। और ये इसमें जो बैटरी लगा है तो ये विद्युत क्षेत्र प्रदान करेगा, विभवांतर प्रदान करेगा। तो ये प्लस सिरा होता है बड़ा वाला, ये माइनस सिरा। धारा इधर प्लस से कहाँ की ओर जाती है? माइनस की ओर। तो इस तरह से ये चित्र है। तो चित्र के बारे में लिख देते हैं। माना किसी चालक की लंबाई L है, यहाँ पर ये L लिखा है। परिच्छेद का क्षेत्रफल माने ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा जो ये वृत्ताकार हिस्सा होता है इसको परिच्छेद बोलते हैं। परिच्छेद कितना है? A है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व n है। अनुगमन वेग इसका क्या है? Vd है। अनुगमन वेग को ऐसा लिखते हैं Vd, d नीचे लिखते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए d लिख देते हैं। तो चलिए अब आगे का इसका देखते हैं, आगे का हिस्सा क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम चालक का आयतन निकालते हैं। तो चालक का आयतन हो गया A × L। मतलब ये है कि क्षेत्रफल में चाहे लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का किसी का गुणा कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है? आयतन के बराबर होता है। तो क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 2 भाग का गुणा जो है क्षेत्रफल कहलाता है, तीसरा भाग का गुणा क्या कहलाता है? आयतन। तो यदि हम क्षेत्रफल के साथ चाहे लंबाई का, ऊंचाई का, चौड़ाई का गुणा कर दें तो क्या कहलाएगा? आयतन। तो चालक का आयतन कितना हो गया? A × L। अब इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो हमारे पास आयतन AL है। अब इसमें n का गुणा कर देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। फिर चालक में कुल आवेश है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को E लिखते हैं। तो जो आपका अगला सूत्र है उसमें NeAl हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें आवेश हो गया। फिर चालक में प्रवाहित धारा निकालना है तो धारा का सूत्र होता है I = Q/T। तो जो Q का मान ये आया है NeAl, उसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसके बाद ये T है तो T लिख दिए हैं। अब आगे का देखते हैं, आगे का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर जो L/T है ये देख लीजिए, ये L/T। तो L का मतलब होता है दूरी, एक सिरे से दूसरी सिरे तक चली गई दूरी, और ये T का मतलब हो गया समय अंतराल। तो L/T का मतलब हो गया दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय का मतलब होता है चाल या वेग। तो यहाँ पर इसको हम लिख दिए Vd, L/T को हटा के लिख दिए Vd। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि n है, E है, A है, ये एक स्थिरांक है। तो I का सीधा संबंध किससे? Vd से। अर्थात जो प्रवाहित धारा होती है वो अनुगमन वेग के समानुपाती होती है। तो एक बार हमको आयतन निकालना है, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए n लगा देना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाने के बाद E लगा देना है। फिर ये धारा का सूत्र Q/T है तो ये जो Q का मान है यहाँ रख देना है, L/T को हटा के Vd लिख देना है, और इसके बाद I समानुपाती Vd। और इसी का हमको शब्द बना देना है कि चालक में प्रवाहित धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न है,
अनुगमन वेग का व्यंजक स्थापित करिए अथवा अनुगमन वेग, श्रांति काल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, पिछली बार जो था अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध था, इस बार है अनुगमन वेग का व्यंजक या अनुगमन वेग, श्रांति काल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध। कभी ये भी आ जाए कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच की तीव्रता का संबंध निकालिए, श्रांति काल नहीं लिखा है, तब भी यही आपको करना है। तो इसमें कैसे कैसे करना है, चलिए इसको देख लेते हैं। चित्र चाहें तो ऊपर का बना सकते हैं, नहीं चित्र की भी ज़रूरत नहीं है। माना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, m, e, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो बल होता है F = E × E। ये कैसे आ गया, तो देखिए, यदि हम पहले अध्याय में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होती है F/Q ये। तो यहाँ F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QE। लेकिन यहाँ आवेश का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए हो जाएगा F बराबर E × E। इस तरह से यहाँ पर E लिखा है। तो इस E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ये F का सूत्र पुराना जानते, F = क्या होता है, ma, तो यहाँ पर ma लिख दिए हैं, बाकी ये वैसे उतार दिए हैं। यहाँ से हम सिंपल सा गणित लगाए हैं, m को यहाँ पर पक्षांतर कर दिए हैं, तो a बराबर हो जाएगा E/m। अब न्यूटन के गति के प्रथम नियम से एक टक्कर के पश्चात वेग, तो यहाँ पर एक टक्कर के पश्चात वेग क्या है, v = u + at। तो v की जगह v लिख दिए, u की जगह है u का मान रख दिए 0, और यहाँ पर a लिखा है, देख लीजिए ये a लिखा है। तो a का मान यहाँ से देख लीजिए, ये क्या निकाले हैं, E/m। तो यहाँ लिख दिए E/m, और इस t की जगह क्या लिख दिए हैं, t लिख दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम a का मान यहाँ बगल में लिख सकते हैं कि a का मान रखने पर। और u का मान क्यों 0 हो गया, कि प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद आगे का स्टेप हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि हम ये +0 को हटा दें तो ये पूरा का पूरा E/t/ क्या हो गया, m हो गया। अब आगे का क्या है, यदि श्रांति काल औसत समय अंतराल टाउ हो, तो ये t जो है एक टक्कर का है, औसत समय जितना है वो क्या हो गया, टाउ, और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या औसत वेग क्या हो गया, vd। तो इसी सूत्र को दोबारा लिख दिए हैं, v के साथ vd लगा दिए हैं, E और t को हम क्या लिख दिए, टाउ। ये समय अंतराल था, उसी समय अंतराल, औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहने लगते हैं। तो E/τ/ क्या हो गया, m। तो इस तरह से ये अनुगमन वेग का सूत्र है, अनुगमन वेग का व्यंजक है, और साथ में अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध है। तो इस तरह से दो तरह से प्रश्न इसको पूछ सकता है कि अनुगमन वेग का व्यंजक स्थापित करिए अथवा अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध स्थापित करिए, तब भी यही करना है। तो सीधा सीधा F = E लिख देना, F का मान ma लिख देना है, फिर यहाँ से a निकाल देना है। न्यूटन का प्रथम नियम v = u + at होता है, तो v लिखना है, u की जगह 0 रख देना है, a का मान रख देना है, फिर t लिख देना है, और इस तरह से 0 हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अगले स्टेप में v को vd कर देना है, और ये t को क्या कर देना, टाउ कर देना है। इस तरह से यहाँ पर ये समीकरण बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओम का नियम तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो ये इसकी शर्त है। उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लिख देंगे, जो अभी हम शब्द लिखे हैं वही लिखा है, V समानुपाती I। तो दो तरह से बोल सकते हैं कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, लेकिन उसकी शर्त है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो V = क्या हो गया, IR। यहाँ पर हमको बता देना, V चालक के सिरों का विभवांतर है, I चालक में बहने वाली धारा है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ ओम के नियम की सीमाएं क्या है, चालक का ताप नियत हो और चालक में कोई विकृति ना हो, तभी ये ओम के नियम का पालन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओम के नियम की सीमाएं। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है सीधा सीधा, ये देख लीजिए, ओमी चालक एवं अनोमी चालक में अंतर। तो ओमी चालक या अनोमी चालक, ये तो हम इसका हेडिंग बना दिए। पहला है ओम नियम का पालन करते हैं, ओम नियम का पालन नहीं करते। तो सीधे सीधे वे चालक जो ओम नियम का पालन करते हैं ओमी कहला गए, जो ओम नियम का पालन नहीं करते अनोमी कहला गए।
धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ कैसा इसमें मिलता है? सरल रेखा मिलता है। इसमें सरल रेखा नहीं मिलता है। जितने धात्विक चालक होते हैं वो ओमी चालक होते हैं, और यहाँ विद्युत अपघट, निर्वात, नलिका, क्रिस्टल, दिष्टकारी, ट्रांजिस्टर, तापायनिक बल्ब, डायोड बल्ब, अर्धचालक, थर्मिस्टर, ये सभी क्या होते हैं? अनोमी चालक होते हैं। तो इतना न लिखना हो तो आप दो चीज़ लिख देना, विद्युत अपघट लिख देना और अर्धचालक, ये क्या होते हैं? अनोमी चालक होते हैं। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये कई बार आ भी चुका है, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में अंतर लिखिए। तो देख लीजिए, दो कॉलम विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध हो गया। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के तार का प्रतिरोध का आंकिक मान विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इससे पहले 2 अंक के प्रश्न में इसको पढ़ चुके हैं। बाकी इसका जो सूत्र होता है उससे भी परिभाषा कर सकते हैं। ये ρ = RA/L। तो लंबाई कैसी होनी चाहिए? एकांक। परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो? एकांक। तो उसके प्रतिरोध के मान को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो इससे परिभाषा बना ले हैं। अब प्रतिरोध वाला है, किसी चालक द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यह पदार्थ की विमा पर निर्भर नहीं करता है। यह पदार्थ की विमा पर निर्भर करता है। इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा ρ = RA/L। इसका सूत्र हो जाएगा R = V/I। जो ओम का नियम होता है V = IR, यहीं से हमको निकाल देना है R का सूत्र, तो ये हो जाएगा V/I। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों का सूत्र लिख देंगे और अंतर बता देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। किरचॉफ का नियम लिखिए और व्याख्या करिए। तो यहाँ पर ये ऊपर की लाइन लिखना हो, ये 2 लाइन लिखा है, ज़रूरी नहीं है, मैं लिख दिया हूँ। किरचॉफ का नियम या धारा वितरण के नियम। सन 1842 में किरचॉफ ने जटिल परिपथ के विभिन्न भागों में धारा के वितरण संबंधी 2 नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। ये लाइन आपको लिखना हो तो ठीक है, और न लिखना हो तो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद सीधे आप प्रथम नियम लिख दीजिए। प्रथम नियम को संधि का नियम भी बोलते हैं, केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इसका मतलब क्या है? किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका सूत्र ये होता है, ये तो ये I का मतलब ये हो गया कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर बहने वाली धाराओं का, फिर ये डेल्टा का, ये इसका मतलब सिग्मा का मतलब हो गया बीजगणितीय योग, और इसका मतलब 0 है। तो इसी को पढ़ देना है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे है? तो मान लेते हैं ये विद्युत परिपथ की संधि हो गई। इसमें कुछ धारा यहाँ इधर की ओर आ रही है, यहाँ से भी ये धारा आ रही है, और ये धारा क्या है? निकल रही है संधि से। संधि का मतलब जहाँ पर सभी धाराएं मिल रही हैं, जोड़ है, उसको हम संधि या जंक्शन बोलते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में जंक्शन होता है कि एक ही पॉइंट से या एक ही स्टेशन से कई दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं, उसी तरह से इसमें जो है धारा जा रही है। तो माना संधि पर I1, I2, I3, I4, I5 धारा मिलती हैं। इसमें देख सकते हैं जो मिल रही धारा। तो किरचॉफ के नियम से इनका सभी का योग कितना करना है? 0। तो I1 + I2 -I3 -I4 -I5। अब ये ध्यान रखना किसमें माइनस लगाना है, किसमें प्लस लगाना है। जो धारा संधि की ओर आएगी उसमें प्लस लगाना है, और जो संधि से दूर जाएगी उसमें क्या लगाना है? माइनस। तो इस तरह से कितनी भी आप लाइन खींच सकते हैं, किसी को भी अंदर या बाहर कर सकते हैं। बस इसको लिखते समय ध्यान रखना है कि जो धाराएं अंदर की ओर आएंगी उसमें धन लगा देना है, जो धाराएं बाहर वहाँ से निकलेंगी संधि की ओर उसमें क्या लगाना है? ऋण लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस वाले का हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं। तो I1 + I2 = I3 + I4 + I5 होता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस तरह से प्रथम नियम की व्याख्या हो गई है। चलिए अब इसके किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझते हैं, और इसके पहले स्टेटमेंट समझते हैं, इसका कथन क्या है। इसको द्वितीय नियम भी बोलते हैं, पास का नियम भी बोलते हैं, लूप का नियम भी बोलते हैं, केवीएल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के
विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इस सूत्र को समझिए, तो इस सूत्र से परिभाषा बनती जाएगी। तो यहाँ पर I का मतलब हो गया धारा, और R का मतलब हो गया प्रतिरोध, और E का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल, और ये जो बना है ये है बीजगणितीय योग। तो चलिए इससे परिभाषा बनाते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, तो फिर इसका नाम, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा और ये संगत प्रतिरोध, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणनफल का बीजगणितीय योग। फिर से देखिए, I को बोलना है विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा, और ये हो गया संगत प्रतिरोध, और इसके बीच में हो गया गुणनफल का बीजगणितीय योग। फिर इसको बोल देना उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह से सूत्र से परिभाषा बना सकते हैं आप। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई जाल है, आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, तो इसको कैसे हल करना है समझते हैं। तो चलिए इस चित्र को देखते हैं। बंद जाल ABCDA, तो देख लीजिए ये A B, फिर ये क्या हो गया C D और फिर A। बंद जाल का मतलब जहाँ से चालू किए हैं वहीं पर पहुँचेंगे। तो हम इस जाल की बात कर रहे हैं, इस जाल की बात, इस जाल की, और इसमें हम जा रहे हैं कहाँ से, A से कहाँ की ओर, इधर की ओर। तो इस तरह से ये इसका जाल का नाम हो गया ABCDA। अब इसमें हम देखते हैं कि AB वाले लाइन में चलते हैं यहाँ। तो AB वाली लाइन में ना धारा है ना प्रतिरोध, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं B से C की ओर। जब इधर आते हैं तो इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रवाहित धारा क्या है I2 और प्रतिरोध क्या है R2। तो यहाँ मैं लिख दिया I2 R2। फिर बात करते हैं इसमें चिन्ह का, माइनस क्यों लगा है, तो इसमें देखिए तीर जो है इधर लगा है, और हमारा जो जाना है वो B से कहाँ की ओर, C की ओर। तो एक दूसरे के उल्टे हो गए, इसलिए माइनस लग गया। फिर हम ये CD भाग में पहुँचते हैं। तो CD भाग में तो प्रतिरोध है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद इधर के भाग में पहुँचेंगे तो धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है R1, और हम जा कहाँ से रहे हैं, D से A की ओर, इसलिए इसमें चिन्ह भी उधर ही लगा है, धारा की दिशा भी वही है। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। इस तरह से I2 R2 प्लस I1 R1, इसमें ये धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल हो गया। फिर बीजगणितीय योग हम बात करते हैं इसके विद्युत वाहक बलों की। तो विद्युत वाहक बल हम इधर जा रहे थे, विद्युत वाहक बल की दिशा इधर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में। फिर ए वाले हिस्से में जाते तो E1 लिखा है, तो ये इधर ही तीर लगा है, जिस दिशा में जा रहे हैं तो इसको प्लस में लिखते हैं। तो इस तरह से दिशा की विपरीत जाएंगे आप तो माइनस लगाएंगे, और दिशा की विपरीत नहीं जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। चलिए अब दूसरा लूप ले लिए हैं, देख लीजिए कहाँ कहाँ, BE से कहाँ F, F से कहाँ C, और C से कहाँ हो गया B। ये इसमें लिखा है, देख लीजिए BEFCB, ये वाला लूप ले रहे हैं। तो सबसे पहले BE में चलते हैं, यहाँ से यहाँ वाले लूप में चलते हैं। देख लीजिए इस लूप में, तो इस लूप में धारा तो नहीं, धारा तो होगी लेकिन प्रतिरोध नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब इस लूप में चलते हैं E से F, तो इसमें देख लेते हैं धारा कितनी है, I1 प्लस I2। ये I1 I2 है, L2 नहीं समझना, I1 I2। इसमें जो प्रतिरोध है क्या हो गया, R3। तो I1 प्लस I2 और ये हो गया R3। अब हमको बात करना है कि इसमें प्लस लगाना है कि माइनस। तो हम लोग इधर जा रहे थे, इधर से इधर, तो यहाँ तीर भी उधर ही लगा है, मानिए प्लस में हो जाएगा। अब इधर जाएंगे तो इसमें प्रतिरोध है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद इस हिस्से में जाएंगे तो यहाँ धारा क्या हो गई, I2, और प्रतिरोध हो गया R2। तो ये लिख दिए हैं I2 R2। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है I2 और R2, इस तरह से लिखना है। अब इसी दिशा में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दिए। इसमें जो पूरे में विद्युत वाहक बल है E2 है, तो यहाँ E2 लिख दिए। इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं कि बंद जाल में किस प्रकार से बंद जाल का नियम या द्वितीय नियम लगता है या पास का नियम लगता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।
तो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को या निष्पत्ति को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से भी कह सकते हैं R बराबर V/I। तो यहाँ किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो कि चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, सूत्र से भी और उससे भी। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम। अब इसमें प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो पदार्थ पर माने भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैं लोहे और तांबे की बात करूं तो लोहे का प्रतिरोध अधिक होगा तांबे से। इसके बाद ताप पर, तो चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसके बाद लंबाई पर, तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। जितनी लंबी तार होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा हो जाएगा। परिच्छेद पर, परिच्छेद का मतलब उसके अनुप्रस्थ काट का, यदि ये तार है इस तरह से तो ये जो इसकी मोटाई होती है उसको हम परिच्छेद बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये परिच्छेद है। तो चालक का परिच्छेद बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो इस तरह से हमको इसमें कारक लिखना है। इसके बाद हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझते हैं। सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यदि हम संरचना बना लें तो सेल इस तरह से होता है, एक पात्र होता है, उसमें जो है इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। जैसे ये प्लस वाला जो सिरा है ये एनोड कहला गया, और जो ये माइनस वाला सिरा है इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और इसमें हम विद्युत अपघट्ट भर देते हैं। तो इस विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेश से धनावेश की ओर जाते हैं, तो इसके मार्ग में, धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। तो सीधे सीधे सेल के अंदर होना चाहिए। तो विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब इसके लिए व्यंजक निकालना है, तो चलिए व्यंजक कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो ये चित्र बना है। चित्र में यहाँ पर हम ये एक बैटरी लगा दी है, ये सेल लगा दी हैं। तो ये जो E है सेल का विद्युत वाहक बल है, R है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इसमें दो लाइन है, एक बड़ी लाइन रहेगी उसको प्लस दर्शाएंगे, ये छोटा लाइन रहेगा इसको माइनस दर्शाएंगे। और यहाँ पर ये जो इसमें धारा है वो क्या बह रही है? I। यहाँ पर धारा लिख सकते हो, ये I है। और ये तीर इधर लगाते हैं, तीर हमेशा प्लस से माइनस की, और ये प्रतिरोध हो गया बाहर का प्रतिरोध। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ E है, R है, और यहाँ पर ये क्या है? I है, और ये कैपिटल R है। तो चलिए इसी चित्र के बारे में लिखते हैं कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो एक ये R है और यहाँ पर भी R है ये वाला, तो दोनों R को जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध निकल आएगा। फिर परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा ये विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। तो यहाँ धारा को हम क्या लिख दिए? I, और विद्युत वाहक बल को लिख दिए E ये वाला, और कुल प्रतिरोध कितना है? R+R। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिख देंगे। आगे के स्टेप को समझते हैं। ये आगे का स्टेप कैसे हुआ है थोड़ा समझिएगा। तो ओम के नियम से I बराबर क्या जानते हैं? V/R। तो ये लिख दिए हैं। अब ये E और R+R ये पूरा उसी तरह से लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं किए हैं। आगे के स्टेप का बड़े ध्यान से देखना है आपको। ये जो R+R है इसका हम यहाँ पर पक्षांतर कर लिए, इधर ले गए तो ये R+R आ गया, और इस R का पक्षांतर ऊपर कर दिए तो ये हो गया। V का पक्षांतर नीचे कर दिए। तो यहाँ पर तीन पक्षांतर एक साथ हो रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है R+R का इधर आया, ये वाला R इधर चला गया, ये वाला भी इधर चला गया, तो इस तरह से आया। अब इसमें कैपिटल R का पक्षांतर कर लिए हैं। अगले स्टेप में हम कैपिटल R को कॉमन ले लिए हैं, तो E/V, और यहाँ पर R की जगह पर क्या बचेगा? -1। इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध। ये देख लीजिए, ये वाला प्रश्न है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर एवं धारा में संबंध स्थापित करना है। या कभी कभी सिंपल दे देता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध या फिर विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर में संबंध लिखिए, धारा नहीं लिखता है, तब भी आपको यही करना है। तो
तो चित्र ये पुराना ही वाला है, इसमें ज़्यादा नहीं समझाते। ये विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध, इसमें ये जो बह रही है यहाँ पर ये प्रवाहित धारा आई है, चाहे स्मॉल आई या कैपिटल आई लिखेंगे। तीर ये धन से बाहर की ओर नीचे की ओर बनाएंगे, इसमें जाते हुए ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चित्र हो जाएगा। चित्र के बारे में वही लिखेंगे, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई हो गया, आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया, इसके लगाया विभवांतर भी हो गया। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल ई है, कुल प्रतिरोध, यही दोनों प्रतिरोध को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, वही आई बराबर ये विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इस तरह से विद्युत वाहक बल ई है, कुल प्रतिरोध आर प्लस आर है, तो ये लिख देंगे। अब आगे के स्टेप का देखना है, यहाँ पर छोटी सी गणित लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, ये देख लीजिए। इसको आगे कैसे करेंगे, इसमें इसको आई का गुणा कर दिए हैं, ये आई के साथ आर का गुणा हुआ तो आई आर, और प्लस लगा, फिर आई का गुणा आर के साथ हुआ तो ये आई आर हो गया, बराबर क्या हो गया ई। इस तरह से यहाँ अगले स्टेप में देखते हैं, ये जो मैं आई आर लिखा हूँ ये ओम के नियम से क्या होता है, भी होता है, भी बराबर आई आर, माने आई आर बराबर भी, तो इसकी जगह भी लिख दिए, यहाँ आई आर लिख दिए, यहाँ ई लिख दिए। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस आई आर का इधर पक्षांतर कर दिए हैं, तो भी बराबर ई माइनस आई आर, इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा। ये टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल के बीच का संबंध है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु में P बटे Q बराबर R बटे S स्थापित करिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो व्हीटस्टोन सेतु, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था प्रदान की जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये परिभाषा ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें या न लिखें, जरूरी नहीं है। अब सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं कि चित्र में कैसा कैसा ये है। तो चलिए चित्र को देख लेते हैं। चित्र में समझते जाइए क्या है। यहाँ पर 4 प्रतिरोध हैं। ये प्रतिरोध हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। चित्र बनाने का तरीका भी समझते जाइए। यहाँ पर आपको एक बिंदु रखना है, यहाँ पर आपको एक बिंदु रखना है, फिर इसके सीध में बीचों बीच एक बिंदु रख लेना, फिर ये बिंदु रख देना, फिर यहाँ पर ये हल्की हल्की यहाँ से ऐसे और यहाँ से स्केल रख के ये लाइन खींचना है, फिर ये लाइन खींचना है, ये लाइन खींचना है, ये लाइन खींचना है और ये लाइन खींचना है, ये लाइन खींचना है, ये लाइन खींचना, इस तरह से। अब जो बीच का हिस्सा है इसके बीच हमको क्या बना देना है, दोनों को जोड़ करके प्रतिरोध लगा देना है। तो इस तरह में चित्र नहीं बिगड़ेगा और आप ये व्यवस्थित चित्र बना पाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रतिरोध को मैं क्या लिखूँगा, P, इसको लिख दिया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। इसमें धारा प्रवाहित हो रही I1 और ये धारा यहाँ से होकर के यहाँ तक जाती है। तीर को ध्यान रखना इधर। और यहाँ पर ये I2 है, ये धारा है, यहाँ पर I2 है और ये भी क्या हो गया I2, ये यहाँ तक जाती है। यहाँ भी एक धारा जाएगी जो हो जाएगा IG, माने गैल्वेनोमीटर, धारा मापी में प्रवाहित धारा को हम IG लिखते हैं, इसका मान यहाँ क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ भी तीर बना करके इसको आप लिख सकते हैं। ये सेल है और ये कुंजी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चित्रानुसार ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध PQRS जोड़े गए हैं। इसके विकर्ण BD के बीच में धारा मापी G, दाब कुंजी K जोड़ा गया है और इसके विकर्ण के सिरों पर सेल E और कुंजी K जोड़ी गई है। तो इसी चित्र को हमको यहाँ पर चित्र के बारे में लिखना है। तो चलिए चित्र के बारे में कैसे लिखेंगे, चित्र को देख देख करके ही लिखना है। चलिए समझते हैं इसको फिर से। तो यहाँ पर देखिए, चित्रानुसार 4 प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़े गए हैं। तो देख लीजिए, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाओं में जोड़ दिए हैं। फिर विकर्ण BD के बीच सुग्राही धारा मापी G एवं दाब कुंजी K जोड़े गए हैं। तो ये विकर्ण BD हो गया, ये और ये, इसके बीच में क्या क्या जोड़ा गया है, ये धारा मापी G जोड़ा गया है और दाब कुंजी K2 जोड़ी गई है, यही चीज़ लिख दिए हैं। बिंदु A और C के बीच सेल E एवं कुंजी K1 जोड़े गए हैं। ये बिंदु A हो गया, बिंदु C हो गया, इनके बीच में सेल E जोड़ दिए हैं और कुंजी K1 जोड़ दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, कुंजी K1 को और K2 को दबाकर या लगाकर प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, क्योंकि धारा मापी का जो कांटा होता है वो यहाँ पर शून्य में होता है, इसका
संकेतक। यदि इधर उधर होता है तो हम बोलते हैं कि धारा मापी में विक्षेप है। तो ये हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ये शून्य में पहले था और बाद में भी शून्य में रहे, तो हम बोल देते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस स्थिति में धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसे सेतु संतुलन कहा जाता है। तो सेतु संतुलन के लिए ज़रूरी है कि ये चारों प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, और जब विक्षेप नहीं होता तो धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं होती, और इसे सेतु संतुलन कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर आगे वाला हिस्सा इसका देखते जाते हैं। तो यहाँ पर बंद जाल ABDA में किरचॉफ के सेकंड नियम से, तो चलिए इसको थोड़ा सा फिर से इसी चित्र को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बंद जाल देख लेते हैं ABDA। तो देखिए बंद जाल क्या है, यहाँ पर समझिएगा। ये मिला बंद जाल ABDA, ये B हो गया, ये D हो गया, ये O हो गया इस जाल में। तो जो किरचॉफ का नियम द्वितीय नियम कहता है कि धारा प्रतिरोध का गुणा करना है, तो I1P हो जाएगा। इस लाइन का हो गया I1P, इस लाइन का हो जाएगा IG, इसमें बहने वाली धारा IG है और प्रतिरोध क्या है G, और ये तीर इधर है। तो ये इसी दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जिस दिशा में धारा जा रही है। तो I1P धन में रहेगा, फिर ये IGG ये भी धन में रहेगा। और जब हम इधर जाते हैं इधर, तो यहाँ पर तीर कहाँ लगा है, नीचे, धारा की तीर नीचे लगा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, चलिए थोड़ा चित्र ऊपर नीचे है तो दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो है I1P लिख दिया, फिर I2R लिख दिया क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा में था, और ये IGG लिख दिया। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर लिखे हैं कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए IG का मान कितना हो गया, शून्य। तो जब ये शून्य होगा तो ये सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, I1P माइनस I2R, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे पहला समीकरण। दूसरे वाले की बात करते हैं। तो बंद जाल क्या है, BCDB। तो चलिए चित्र में फिर से ढूंढते हैं BCDB। तो ये चित्र है B, और ये दूसरा चित्र होगा C, फिर ये क्या हो गया D, और फिर ये क्या हो गया B, ये वाला बंद जाल हो गया। तो इसमें धारा कितनी है, I1, और इसका प्रतिरोध Q है, तो इसका बना I1Q, और तीर इधर ही है जिस दिशा में हम आ रहे हैं, इसलिए प्लस में हो गया। फिर इधर आएंगे इस दिशा में, तो यह है I2S, लेकिन धारा की दिशा इधर बनी है, तो I2S किस में रहेगा, ऋण में रहेगा। फिर इसमें जो दिशा होती है नीचे रहती है, हम जा रहे हैं D से B की ओर, तो यहाँ पर जो धारा है वो क्या है, IG, और प्रतिरोध क्या है, G। तो IGG किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। इस तरह से यहाँ पर आगे वाले स्टेप में देखते हैं। ये BCDB में I1Q माइनस I2S माइनस IGG लिखें। IG का मान कितना होगा, सेतु संतुलन में 0 होता है, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, I1Q माइनस I2S, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये I2S प्लस में हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों को भाग करना है। कौन कौन से समीकरण को भाग करना है देख लीजिए। तो ये 1 नंबर का समीकरण क्या है, ये I1P, और यहाँ क्या है I1Q। तो देख लीजिए I1 और I1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, P/Q, तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर ये पहला समीकरण I2R, दूसरे में क्या है I2S, तो ये I2 कट जाएगा, यदि भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, R/S। यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत है। ये 4 प्रतिरोध हैं, यदि इसमें 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से व्हीटस्टोन सेतु करना है। तो चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर से आंकिक प्रश्नों पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।